लेकिन मुझे आज भी याद है जब जेपी नड्डा शिमला में मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे तो उन्होंने जो पहला वादा किया था वो किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये वाले वादे किए थे जो नेशनल पॉलिटिक्स में हो सकते हैं बड़े मुद्दे, लेकिन हिमाचल प्रदेश जहां 99% हिंदू हैं, वहां हिंदू मुसलमान को लेकर कभी राजनीति नहीं हुई, जाति को लेकर कभी राजनीति नहीं हुई। तो मुद्दों को पहचानना बीजेपी थोड़ा भूल गई क्या? असल मुद्दे बागवानी, ओपीएस, उसको लेकर थोड़ी सी चूक हुई। देखिए, आज फील्ड डे हम लोग कहते हैं, फील्ड डे में कुछ भी बोले ऐसा नहीं है। आपको हिमाचल के संदर्भ में कुछ बातें मैं ध्यान में लाना चाहता हूं। हिमाचल का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता था, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में जो प्रदेश में योजनाएं चलेंगी उसमें केंद्र का कितना पैसा लगेगा, प्रदेश का कितना पैसा लगेगा, तो 90-10 का रेशियो हुआ करता था। कांग्रेस को 70-30 किया। पुनः हिमाचल को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का काम किसने किया और 90-10 का फॉर्मूला किसने लगाया? नंबर 1। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए। मनाली, लेह, तमाम हाईवे, तमाम ब्रिजेस, तमाम रोड कंस्ट्रक्शन हुए। उसके बाद कोविड मैनेजमेंट की बात करी तो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनकी बात हम लोग की थी। और ओल्ड पेंशन स्कीम निश्चित रूप से एक मुद्दा है जिस पे पूरे देश में एक चर्चा चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि चुनाव को सरलीकरण कर देना कि नहीं एक यही मुद्दा था और ये मुद्दा नहीं था, कहीं कहीं ये कुछ मुद्दे चलते हैं। और जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, वो एक सांस्कृतिक मुद्दा है, एक कल्चरल मुद्दा है। उस पर निश्चित रूप से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम आते ही लागू कर देंगे। एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी से राय मशवरा किया जाएगा, जो स्टेक होल्डर है उनसे बातचीत की जाएगी। तो कल्चरल मुद्दे होते हैं, सिविलाइजेशनल मुद्दे होते हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं। ऐसे सभी मुद्दों के आधार पर गुरु प्रकाश जी, एक और मुद्दा जो मैंने देखा कि बीजेपी हमेशा उसे बड़ा हथियार बनाती थी, वो था परिवारवाद को लेकर आप हमेशा कांग्रेस में निशाना साधते हैं। लेकिन इस बार 2 ऐसी सीट थी जहां पर निशाना साधा गया था हिमाचल प्रदेश में कि ये परिवारवाद पे दी गई। एक महेंद्र सिंह ठाकुर जो मंत्री थे, जल शक्ति मंत्री, उनके बेटे को टिकट दिया गया धर्मपुर से, जुब्बल कोटखाई से। वहां पे चेतन बरागटा, वो भी, उनके पिता भी विधायक थे, मंत्री थे, उनको भी टिकट दिया गया और दोनों सीटें हार गए। वो दोनों हार गए। तो जो हथियार आप दूसरों पे इस्तेमाल करते थे उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा है। नहीं, देखिए, अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। और परिवारवाद के विषय पे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था। देखिए भाई साहब, परिवारवाद को समझने की आवश्यकता है। अब एक पार्टी है, उस पार्टी का स्थापना मैंने किया, मैं उसका अध्यक्ष हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरा बेटा या मेरी बेटी उस पार्टी का अध्यक्ष होगा। कोई और व्यक्ति इस काबिल ही नहीं है, किसी और व्यक्ति में इतनी क्षमता, इतनी प्रतिभा नहीं है कि उस पार्टी का अध्यक्ष भी बन सकता है। तो परिवारवाद का ये अर्थ है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, मतलब डिफेंड नहीं कर रहा हूं, अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे बना दिए, थोड़ा सा वो भी कोशिश कर रहे हैं बदलने की कांग्रेस। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये इंपॉर्टेंट बात है और मैं चाहता हूं कि एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते हमें इसे नोट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, भारतीय जनसंघ के इतिहास में कोई भी पिता पुत्री आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पिता का अध्यक्षीय काल समाप्त हो गया और पुत्र का अध्यक्षीय काल शुरू हो रहा है। तो पार्टी कौन चलाएगा ये परिवार के आधार पर तय होता है। और एमएलए का टिकट किसको मिल रहा है, सरपंच का टिकट किसको मिल रहा है, आप में प्रतिभा होगी तो जनता तय करेगी। तो परिवारवाद का ये अर्थ है कि पूरी पार्टी को अपने जेब में रखना है। सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। एमपी का टिकट तो ठीक है, आप अगर मंत्री के बेटे को टिकट देंगे तो वो परिवारवाद नहीं होगा, और वो अगर अपने अध्यक्ष बनाए